अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड। आर्टेमिस एकॉर्ड वैसे भी 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी मैंने जब अपडेट्स दिया था वहां पे आर्टेमिस 1 और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की चर्चा की थी। यहां पर भी आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में बात करेंगे क्योंकि आर्टेमिस एकॉर्ड भी न्यूज़ में रहा है। आर्टेमिस एकॉर्ड एक्चुअल में नासा का मिशन है, ठीक है, और इंडिया का जो इसरो है हमारा, उसका नासा के साथ कुछ आर्टेमिस एकॉर्ड को लेकर कुछ डील हुई है, जो एक कोलैबोरेशन है जो न्यूज़ में रहा है, जो आपके सामने है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, और भारत का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है। जहां पर अभी क्या हुआ है कि नासा ने बोला भैया ऐसा है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेंगे 2024 में जॉनसन स्पेस सेंटर हॉटसन से। ये एक न्यूज़ आया है, ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और ज़्यादा नॉलेज होगा, कम ग्रेविटी में रहने का ये कह लो एडॉप्टेबिलिटी होगी, उन चीज़ों को यहाँ ट्रेन किया जाएगा। ये एक न्यूज़ है जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। अब ये चीज़ जो है वो आर्टेमिस एकॉर्ड जो है उसी के अंदर है, किस तरह की मदद जो होगी वो भी होती रहेगी। आर्टेमिस एकॉर्ड वैसे एक्चुअल में जो आया है वो 2020 में लाया गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा का एक ज्वाइंट मिशन है, मिलकर इन्होंने इसको लाया है। यहां पर कोशिश ये करनी है कि कंट्रीज के साथ मिलजुल कर एक कॉमन प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करना है और सिविल एक्सप्लोरेशन पर काम करना है, ना कि अंतरिक्ष में स्पेस वारफेयर की बात की जाए, अंतरिक्ष युद्ध की बात की जाए। यानी यहां पर मिलजुल कर एक कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। आउटर स्पेस का मतलब होता है पृथ्वी से दूर, और इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। मून, मार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब जितने भी स्टडीज़ किए जा रहे हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मदद हो और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग हो, जिससे और आगे और नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। इस एकॉर्ड के पीछे रिसेंटली जो भारत के साथ साइन हुआ है, इसके साथ ही भारत 27वां कंट्री बन गया है आर्टेमिस एकॉर्ड को साइन करने वाला। और उसी आर्टेमिस एकॉर्ड के अंतर्गत नासा और इसरो के बीच डील हुई है, जो आपको सुनने में आएगी 2024 में, या हो सकता है डिले होता है 25 में। भारत के एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे। ये चीज़ वैसे भी आर्टेमिस एकॉर्ड का जो बैकग्राउंड है वो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, जहां ये बोला गया था कि पीसफुल पर्पस के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना है। क्योंकि अगर हम जंग के मैदान की बात करें तो जंग के 5 मैदान होते हैं, टोटल 5 डोमेन ऑफ वारफेयर के नाम से जानते हैं: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस वारफेयर और साइबर वारफेयर। स्पेस वारफेयर को एक्चुअल में 4th डोमेन ऑफ वारफेयर कहते हैं। तो अंतरिक्ष युद्ध ना हो दुनिया में, उन चीज़ों को बचाया जाए, पीसफुल पर्पस के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 लाया गया। और आर्टेमिस एकॉर्ड भी काफ़ी हद तक उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो क्या अपडेट रहा मैंने आपको करा दिया। आर्टेमिस एकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक पूरा का पूरा एक लिस्ट मैंने दे दिया है, किस किस तरह के कमिटमेंट्स हैं इसके अंदर, मैं उसके बारे में एक बार आपको बोल देता हूं। पीसफुल पर्पस के लिए क्या किया जाए, स्पेस अंतरिक्ष में स्टडीज़ किए जाए, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, रजिस्ट्रेशन एंड डेटा शेयरिंग होगी एक दूसरे के साथ, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ये बड़ा अच्छा टर्म है। अब प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज क्या होता है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे तिरंगा पॉइंट है ना, एक हेरिटेज एरिया हो गया। जैसे कुछ कंट्रीज़ ने जो बड़े बड़े, जैसे नील आर्मस्ट्रांग जहाँ पे उतरा, इस तरह की जगहें जो होती हैं विभिन्न जगहों के सेलेस्टिकल बॉडीज़ में, जिस तरह की जगह होती हैं उनको एक हेरिटेज साइट्स बोलते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज, जैसे पृथ्वी में रिसोर्स है, संसाधन है, वैसे अंतरिक्ष में और भी ग्रहों पे जाइए, और भी सैटेलाइट्स पे जाइए, वहाँ पे भी आपको क्या होंगे, डिफरेंट रिसोर्सेज मिलते हैं। उनका सही तरीके से उपयोग हो, उनकी जानकारी हो, उनके बारे में शेयर किया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ध्यान रखिएगा। और मिटिगेशन ऑफ डिब्रीजेस, ऊपर जो डिब्रीजेस हैं जो लगातार अंतरिक्ष में जमा हो रहे हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल में केसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। केसलर सिंड्रोम अगर कभी पेपर में आता है, केसलर सिंड्रोम क्या है, किससे जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन वैसे भी मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने मेरी बुक पढ़ी होगी मैकग्रा हिल वाली, तो ये आपको मिल जाएगा। केसलर सिंड्रोम एक्चुअल में क्या होता है, ये स्पेस डेब्रीज से जुड़ा होता है। तो केसलर सिंड्रोम किससे जुड़ा होता है, केसलर सिंड्रोम एक्चुअल में स्पेस डेब्रीज से जुड़ा हुआ कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आर्टेमिस मिशन है, कुछ जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। आर्टेमिस में आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, ये सारे के सारे आर्टेमिस प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स हैं। आर्टेमिस 1 एक्चुअल में अनमैन्ड मिशन है, जो मून पे लॉन्च किया गया 2022 में। इस सफल परीक्षण वगैरह भी रहा है। आर्टेमिस 2 में क्रू लूनर फ्लाई बाई मिशन है, ठीक है। फ्लाई बाई का मतलब होता है आप किसी के सामने से गुजर जाते हैं,
ठीक है। तो क्रू मेंबर जो लूनर फ्लाईबाई मिशन है जिसको 2024 में शेड्यूल किया गया है, ये पहला ऐसा क्रू मिशन होगा जो आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत सफल होने वाला है। तीसरा आर्टेमिस 3 में ह्यूमन को रिटर्न किया जाएगा, मून से लाया जाएगा भेजकर, ये 2026 तक की तैयारी है। और लूनर गेटवे स्टेशन आगे बनाने की बात कर रहे हैं 2029 तक, है ना, ऊपर अंतरिक्ष में, ठीक है ना, जिसमें एक साइंटिफिक रिसर्च और एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को ले जाकर वहाँ पर एक जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पर ले जाकर वो लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ मून वगैरह पे भी उनको ले जाकर स्टडी करा जाएगा। ये कुछ न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडिया के इसके बेनिफिट क्या है? ऑफकोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीज़ें शेयर होंगी तो भारतीय वैज्ञानिकों को और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिलेगा, एडवांस ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलने वाली है। कहीं ना कहीं भारत के जो आगे भविष्य के जो लूनर एक्सप्लोरेशन होने वाले हैं, जैसा आपने पीछे सुना था, भारत का ड्रीम है कि 2024 तक चंद्रमा की सतह पर हम किसी भारतीय को उतारेंगे। इन सारी चीज़ों में काफ़ी मदद मिलने वाली। इसके आधार पर जो हमारा गगनयान मिशन है उसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, जिस तरह की चीज़ों से हम सीख पाएंगे। और म्यूचुअल जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही है भारत को, तो उससे काफ़ी फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। ओके, आर्टेमिस 1 जो मैंने आपको बोला, ये पीछे भी न्यूज़ में रहा था। इसमें यही था कि एक्चुअल में नासा का एक ओरियन कैप्सूल है जो कि पृथ्वी पर लौट कर आया, ठीक है, स्प्लैश डाउन बैक टू द अर्थ 2022 और 50 साल के बाद अपोलो का फाइनल जो मून लैंडिंग है ना, वो करने का फिर से नासा का एक टारगेट है। आपने सुना होगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा दूर तक अंतरिक्ष में कोई जा पाया है तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो है चंद्रमा के सतह तक। उससे ज़्यादा दूर तक अभी कोई भी नहीं जा पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर असल में नासा क्या कर रहा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है ना, अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। मतलब कि वो क्या जा रहा है, पहली बार, है ना, पहली बार इस मिशन में ह्यूमन को फिर भेजने जा रहा है, लेकिन पहली बार इस मिशन में फीमेल को भेजने जा रहा है। यानी पहली लैंडिंग जो होगी मून के सरफेस पर उतरेगी वो एक फीमेल उतरेगी, कुछ मैन टीम के साथ। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल और होंगे जो यहाँ पर डीप स्पेस मिशन में पूरा करने वाले। उस फैक्चुअल डेटा को दिखाता हूँ जो आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आपको दिख रहा है, पहली बार किसी वेमेन को उतारने की तैयारी चल रही है, और वेमेन के साथ कुछ मैन भी होंगे जो मून के सरफेस पर उतरेंगे। और इतना ही नहीं, नासा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, मून के सतह से और दूर लगभग 40,000 माइल्स तक की दूरी तक ये मिशन जाएगा। और 40,000 माइल का मतलब होता है लगभग 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। यानी मून से भी ये करीब 40,000 माइल दूर जाएगा। यानी अभी तक जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग में बोल रहा था सबसे ज़्यादा दूर तक अंतरिक्ष में गया, उससे भी ज़्यादा दूर तक का ये मिशन होगा। तो देखते हैं इसको काफ़ी सेफ और सक्सेसफुल करने के लिए ओरियन का जो ट्रायल हुआ है आर्टेमिस का, जो भी मैंने आपको बोला 2022 में, इस कैप्सूल का ट्रायल हुआ है। अब इसी कैप्सूल के बाद अभी और कुछ ट्रायल होने के बाद फिर फाइनली हम अंतरिक्ष में विमेन्स को उठाकर भेजेंगे, ठीक है, सुरक्षित तरीके से मून के सरफेस पर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें सफल होने के बाद अगला नेक्स्ट जो मिशन होगा मार्स वगैरह होगा, जहां पर भी इंसान को भेजने की तैयारी करेंगे। पर अब मार्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे वहाँ पर CO2 तो बहुत है लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम है, ट्रेस के फॉर्म में है, तो वो सारी दिक्कतें हैं। ओरियन एक व्हीकल है जो एस्ट्रोनॉट्स को आर्टेमिस मिशन के लिए प्लान किया गया है ले जाने के लिए, ठीक है ना। और फिलहाल अगर बात करें तो जैसे कल्पना चावला की डेथ के बाद काफ़ी डर गई थे लोग पूरी दुनिया में, तो लोग काफ़ी दूर अंतरिक्ष मिशन भेजना लोग बंद कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये ओरियन वगैरह काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सफल बनाएगा और मून तक ले जाना। यहाँ पर कुछ इस तरह के इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम वगैरह भी हैं जो डेवलप किए गए हैं। कुछ एबॉर्ट टेस्टिंग होती है, जैसे पैड एबॉर्ट टेस्ट होता है, हम लोगों ने पीछे बात किया था गगनयान वगैरह में, तो इससे उनको सुरक्षित लाने के लिए भी वो ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे वाटर, ऑक्सीजन, पावर, टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को इसके अंदर ले जाया जाए तो सुरक्षित तरीके से। जैसे भारत में गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर नहीं कोशिश चल रही है, पहले फेज़ में अनक्रू भेजा, दूसरे फेज़ में अनक्रू प्लस व्योमित्रा भेजेंगे, और फिर तीसरे में फाइनल में हम लोग गगनयान इंसान भेजेंगे। जो 4 लोग मैंने आपको बोला था, 3 ग्रुप कैप्टन और एक जो विंग कमांडर था, जो पीछे गगनयान के लेक्चर है मैंने आपसे बात की है।